वेलकम बैक टू स्पार्क लर्निंग एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्लास 9 फिजिक्स के मोस्ट रिपीटेड वाई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको पास्ट पेपर, मॉडल पेपर और बुक एक्सरसाइज के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को रीड करने के बाद बनाया गया है। ये देख कर कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं। तो आज के लेक्चर में हम इसी तरह के मोस्ट रिपीटेड वाई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इनको आपने अच्छे से समझ के याद कर लेना है और इन नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहां से आप आज के लेक्चर के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रीड करते हैं क्वेश्चन 1 को। व्हाई डू ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट चेंज इन मोशन? पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो चेंज इन मोशन को रेजिस्ट क्यों करते हैं। इसका आंसर आप इस तरह से करेंगे, ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट चेंज ड्यू टू इनर्शिया। तो ड्यू टू इनर्शिया जो है, इसकी रीजन है कि इनर्शिया की वजह से ऑब्जेक्ट्स चेंज इन मोशन को रेजिस्ट करते हैं। फिर आपने इनर्शिया को आगे डिफाइन करना है कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट अपोजेस एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जो कि चेंज को अपोज करती है। अगर बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है और वो मोशन में जा रही है तो उसकी जो स्टेट चेंज हो रही है, वो जो चेंज है अगर उसमें रुकावट आ रही है तो वो किस वजह से आ रही है? इनर्शिया की वजह से। बिल्कुल इसी तरह अगर बॉडी मोशन में है और वो रेस्ट में जाना चाह रही है तो वो जो चेंज में अपोजिशन आएगी यानी रुकावट आएगी, वो किस वजह से आएगी? इनर्शिया की वजह से। ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द इनर्शिया, यानी जितना ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था जिसमें आपसे ये पूछा गया था कि ऑब्जेक्ट्स अपनी मोशन में चेंज को रेजिस्ट क्यों करते हैं। तो इसका मेन आंसर इनर्शिया है कि इनर्शिया की वजह से ऑब्जेक्ट्स अपनी चेंज इन मोशन को रेजिस्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाई डज अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट मूव नॉर्थ टू साउथ? फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट के बारे में आपसे पूछा गया है कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होता है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ उसकी डायरेक्शन क्यों होती है। जब हम किसी भी मैग्नेट को थ्रेड से बांध के उसको लटका देते हैं तो वो क्या हो जाता है? फ्रीली सस्पेंड हो जाता है। उसी को हम कह रहे हैं फ्रीली सस्पेंडेड। उसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ होती है, ठीक है। लेकिन इसकी रीजन भी आपसे पूछी गई है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसकी रीजन आप ऐसे लिखेंगे, अ मैग्नेट अलाइंस विद अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यानी वो जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है वो क्या कर लेता है? अपने आप को अलाइन कर लेता है किसके साथ? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब अर्थ का भी कोई ना कोई नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो एक मैग्नेट की तरह ही अर्थ बिहेव करती है। जैसे मैग्नेट जो है उसका नॉर्थ और साउथ पोल होता है, बिल्कुल इसी तरह अर्थ का भी नॉर्थ और साउथ पोल होता है। तो वो जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो क्या करेगा? अपने आप को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ जोड़ लेगा। मैग्नेट का एक एंड जो है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ चला जाएगा और मैग्नेट का दूसरा एंड अर्थ के साउथ पोल की तरफ चला जाएगा। तो इसी वजह से उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ होती है। व्हाई कैन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट इंटरसेक्ट? अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आपसे पूछा गया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इसकी रीजन पूछी गई है कि ऐसा क्यों नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट या फिर क्रॉस क्यों नहीं कर सकती? मैग्नेटिक फील्ड हैज ओनली वन डायरेक्शन एट अ पॉइंट। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो उसकी एक ही डायरेक्शन होती है एक पॉइंट पे। इंटरसेक्शन वुड मीन टू डायरेक्शंस एट वन पॉइंट। इंटरसेक्शन कब होती है? इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उसकी दो डायरेक्शंस हो गई हैं एक ही पॉइंट पे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की तो एक ही डायरेक्शन होती है एक पॉइंट पे। तो जब मैग्नेटिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है एक पॉइंट पे तो इंटरसेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकती क्योंकि उसकी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती। तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन 4 को रीड करते हैं। Why do we feel pushed backward in a moving bus? अगेन आपसे एक इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया है कि जब बस मूव करती है तो हमें पीछे की तरफ धक्का क्यों लगता है, इसकी रीजन बता दें। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसा क्यों होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। इसको प्रॉपर्ली आपने आंसर करना है, सिर्फ ड्यू टू इनर्शिया नहीं लिखना बल्कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट लिखना है, क्योंकि इनर्शिया की भी टाइप्स होती हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। व्हेन द बस स्टार्ट सडनली, जब बस जो है अचानक चलती है, आवर बॉडी टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। हमारी बॉडी ये चाहती है कि मुझे रेस्ट पर ही रखा जाए, मुझे मूव ना कराया जाए। सो द अपर पार्ट लैग्स बिहाइंड। तो हमारा जो अपर पार्ट होता है वो पीछे की तरफ पुश हो जाता है, पुशिंग अस बैकवर्ड। इसकी वजह से हम पीछे की तरफ पुश हो जाते हैं। तो इसकी मेन रीजन क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट पे रहना चाहती है, तो इसीलिए वो चेंज के खिलाफ अपने आप को रेजिस्ट करती है। क्वेश्चन 5 क्या है? व्हाई डज अ बॉल थ्रोन अपवर्ड कम बैक? जब हम किसी भी बॉल को अपवर्ड फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ क्यों आती है?
बहुत आसान सा सवाल है, इसके आंसर आप ऐसे करेंगे, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विच ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड एंड कॉन्टिन्यूसली पुल्स द बॉल बैक टूवर्ड्स अर्थ। हम सबको पता है कि ग्रेविटी की फोर्स जो है वो हर चीज के ऊपर लगती है, जिसकी वजह से चीजें नीचे की तरफ गिरती हैं। तो जब हम बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं और वो फिर नीचे आ रही है, तो इसकी भी क्या रीजन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे आती है। व्हाई डू ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन? जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम एक्सेलरेशन के साथ नीचे क्यों गिरते हैं? इसकी रीजन क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जो कि सेम रहता है, इसीलिए सारे ऑब्जेक्ट्स सेम एक्सेलरेशन के साथ नीचे फॉल करते हैं। क्वेश्चन 7 को रीड करते हैं। Why does pressure increases when area decreases? प्रेशर क्यों इंक्रीज करता है जब एरिया डिक्रीज करता है? तो इसका रीजन आप इसके फार्मूले से देंगे। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब एरिया और प्रेशर के बीच में इनवर्स रिलेशन है, तो जब एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जस्ट आपने इसके फार्मूले से इस क्वेश्चन की रीजन दे देनी है। क्वेश्चन 8 को रीड करते हैं। Why is a sharp knife more effective? अगेन प्रेशर के कॉन्सेप्ट से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि शार्प नाइफ जो होती है यानी वो ज्यादा इफेक्टिव क्यों है? तो इसकी रीजन आप ऐसे देंगे, अ शार्प नाइफ हैज अ वेरी स्मॉल कॉन्टेक्ट एरिया। अब जो शार्प नाइफ होगी उसका कॉन्टेक्ट एरिया जो होगा, आगे जो जगह होगी उसकी, वो बहुत छोटी होगी, बहुत ज्यादा। तो दिस प्रोड्यूसेस मच ग्रेटर प्रेशर एट द एज। तो इससे क्या होगा? बहुत ज्यादा प्रेशर एज के ऊपर प्रोड्यूस हो जाएगा, मेकिंग कटिंग इजियर एंड मोर एफिशिएंट। उसकी वजह से हम इजीली चीजों को कट कर पाएंगे। तो इसकी रीजन भी प्रेशर के फार्मूले से ही दी गई है। आप चाहें तो साथ प्रेशर का फार्मूला लिख दीजिएगा, इससे चेकर को पता चल जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A। एरिया के स्मॉल होने से प्रेशर इंक्रीज करके है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन 7 में देखा। क्वेश्चन 9 को रीड करते हैं। Why does a car skid on a turn? जब कार टर्न लेती है तो वो स्किड क्यों कर जाती है, यानी बाहर की तरफ क्यों निकल जाती है, अपने ट्रैक से क्यों उतर जाती है जब वो टर्न ले रही होती है? इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन आपने देनी है, स्किडिंग अकर्स व्हेन फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड इज नॉट इनफ टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर टर्न। स्किडिंग कब होती है, यानी कार जो है वो अपने ट्रैक से कब बाहर निकलेगी? तब निकलेगी जब कार के टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन कम हो जाएगी, और इतनी फ्रिक्शन नहीं होगी कि वो उसी ट्रैक पे रह सके। तो फ्रिक्शन जब कम हो गई है, तो फ्रिक्शन के कम होने से सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इनफ नहीं होगी, यानी इतनी ज्यादा नहीं होगी कि वो सर्कल में ही घूमे, बल्कि वो उस सर्कल से, उस ट्रैक से बाहर निकल जाएगी। तो इसकी रीजन इस तरह से आपने लिखनी है। क्वेश्चन 10 को रीड करते हैं। Why does work not depend on path? ऐसा क्यों होता है कि जो वर्क होता है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता? अब वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क जो है वो डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, जैसा कि इसके फार्मूले से ही क्लियर है। फार्मूले में जो क्वांटिटीज होती हैं उसके ऊपर, कि वर्क जो है वो फोर्स के ऊपर और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी इन दोनों क्वांटिटीज के कम या ज्यादा होने से वर्क के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, वर्क कम या ज्यादा होगा। यहाँ पे कहीं पे भी पाथ का जिक्र नहीं है, तो इसीलिए वर्क पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आपने इसको फार्मूले से एक्सप्लेन करके आंसर करना है। क्वेश्चन 11 को रीड करते हैं। Why is no work done in a circular motion? यानी जब बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में घूम रही होती है, यानी जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया घूम के फिर उसी पॉइंट पे आके खड़ी हो गई है, तो इस सिचुएशन में कोई वर्क डन नहीं होता। इसकी रीजन बताते हैं कि वर्क डन क्यों नहीं होता। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर लग रही होगी, यानी कितना एंगल बना रही होगी? 90 डिग्री का। सिंस द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, जैसा कि मैंने आपको बताया, परपेंडिकुलर का वर्ड कहीं पे भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होता है। थीटा की जगह हमने 90 डिग्री जब पुट किया तो कॉस 90 से 0 हो गया, तो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरह से आपने एक्सप्लेन करके इक्वेशन के थ्रू आंसर करना है कि जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में होगी तो उसका वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। उसके बाद क्वेश्चन 12 को रीड करते हैं। Why do we feel lighter in water? हम वाटर के अंदर हल्का क्यों महसूस करते हैं? इसकी रीजन बता दें। ड्यू टू अप थ्रस्ट, और इसकी रीजन क्या है? अप थ्रस्ट फोर्स की वजह से, विच एक्ट्स अपवर्ड ऑन आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है। दिस फोर्स रिड्यूसेस द अपेरेंट वेट मेकिंग अस फील लाइटर। और इस फोर्स की वजह से, और जो कि क्या है? अप थ्रस्ट फोर्स, इस फोर्स की वजह से क्या होता है कि हमारा जो अपेरेंट वेट है वो कम हो जाता है और हम हल्का महसूस करते हैं। क्वेश्चन 13 को रीड करते हैं। Why do objects float in water? ऑब्जेक्ट्स पानी में क्यों तैरते हैं? इसके रीजन बता दें कि ऑब्जेक्ट्स पानी में क्यों तैर रहे होते हैं। अब ये वही
फोर्स है जो हमने क्वेश्चन 12 में पढ़ी। अब थ्रस्ट फोर्स की जब ये फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लग रही होती है पानी के अंदर वो ज्यादा हो जाती है या फिर इक्वल हो जाती है उनके वेट के, तो तब वो क्या होता है कि पानी में वो ऑब्जेक्ट्स फ्लोट कर रहे होते हैं। जस्ट इतनी सी रीजन है। क्वेश्चन 14 को रीड करते हैं। व्हाई डज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद स्पीड? जब बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो जाती है तो उसके साथ साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी क्यों इंक्रीज हो जाती है? तो इसकी रीजन आपने लिखनी है। कैसे लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सबसे पहले आप देंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², और फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कि सिंस काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v², यानी काइनेटिक एनर्जी के बीच में और वेलोसिटी के स्क्वायर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। Even a small increases in speed causes a large increase in kinetic energy. तो थोड़ी सी भी अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन यही होता है कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो इस फार्मूले से आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 15 को रीड करते हैं। Why does friction produce heat? फ्रिक्शन जो है वो हीट क्यों प्रोड्यूस करती है? फ्रिक्शन कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। फ्रिक्शन क्या करती है? जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। द रेजिस्टेंस बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट कॉजेज मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जनरेटिंग हीट। अब रेजिस्टेंस जो होगी यानी रुकावट जो होगी किसी भी दो सरफेसेस के बीच में जो कि आपस में कांटेक्ट में है, उनके बीच में जब रेजिस्टेंस होगी तो इससे क्या होगा कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी और जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। क्वेश्चन 16 को रीड करते हैं। व्हाई डज अ स्ट्रॉ नॉट वर्क ऑन द मून? आप सबने स्ट्रॉ से जूस किया होगा, लेकिन वही जूस उसी स्ट्रॉ से जब आप मून पे जाके पिए तो वहां पे वो स्ट्रॉ काम नहीं करेगी। आप जितनी भी कोशिश कर लें उस स्ट्रॉ के अंदर जूस नहीं आएगा आपके मुंह में। तो ऐसा क्यों होता है? अ स्ट्रॉ वर्क्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुशिंग लिक्विड अपवर्ड। स्ट्रॉ तभी काम करती है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी अर्थ के ऊपर होता है। मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब मून के ऊपर नहीं होता तो वहां पे स्ट्रॉ काम ही नहीं करती। बस इतनी सी रीजन है, जस्ट आपने लिख देनी है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मून के ऊपर नहीं होता। क्वेश्चन 17 को रीड करते हैं। व्हाई डज थर्मोमीटर सेंसिटिविटी डिपेंड ऑन लिक्विड? थर्मोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो लिक्विड के ऊपर क्यों डिपेंड करती है? इसकी रीजन ये है कि डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। अब डिफरेंट लिक्विड जो होंगे उनका डिफरेंट थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होगा। A liquid that expands more for a small temperature change gives a more sensitive thermometer. वो लिक्विड जो कि थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करने पे ज्यादा एक्सपेंड हो गया है वो हमें क्या देगा? मोर सेंसिटिव थर्मोमीटर देगा। तो इसीलिए लिक्विड के ऊपर सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। क्वेश्चन 18 क्या है? व्हाई डू लीव्स फॉल व्हेन अ ब्रांच इज शेकन? एक सिंपल सा सिनेरियो आपको बताया गया है कि जब आप किसी भी ब्रांच को, किसी भी दरख्त की टहनी को हिलाते हैं तो पत्ते झड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? फिजिक्स में आप इसको कैसे लिखेंगे? फिजिक्स में इसकी रीजन इनर्शिया है। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब आपने ब्रांच को या टहनी को हिलाया तो पहले पत्ते क्या थे? रेस्ट पे थे। वो चाहते थे कि हमें रेस्ट पे रखा जाए, हमें हिला के मोशन में ना लेके आया जाए। तो इसी चेंज को उन्होंने रेजिस्ट किया इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, और इस वजह से वो अपनी जो टहनी है उससे अलग हो गए। जस्ट इसकी रीजन इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। ये क्वेश्चन आपने ऐसे ही याद कर लेना है। क्वेश्चन 19 को रीड करते हैं। Why do magnetic materials get magnetized? अब वो materials जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। इसके ऑपोजिट वो मटेरियल्स जैसे कि रबर, प्लास्टिक, ग्लास वगैरह वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं होते, तो उनको हम नॉन मैग्नेट मटेरियल्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि मैग्नेटिक मटेरियल्स कैसे मैग्नेटाइज हो जाते हैं, तो इसकी रीजन आपने देनी है। मैग्नेटिक मटेरियल्स कंटेन टाइनी मैग्नेटिक डोमेन्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर छोटी छोटी मैग्नेटिक की डोमेन होती है। व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब हम उस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, these domains align in the same direction magnetizing the material। तो इस डोमेन की वजह से वो जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो जाता है और मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 20 जो आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको रीड करते हैं। Why is physics important in daily life? फिजिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ में? फिजिक्स explains the natural phenomena and technology around us। फिजिक्स क्या करती है? नेचुरल फिनोमेना को और टेक्नोलॉजी को जो कि हमारे इर्द गिर्द है उसको एक्सप्लेन करती है। फ्रॉम मोशन, फोर्सेस एंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी, लाइट एंड द डिवाइसेस वी यूज एवरी डे। यानी मोशन हो गई, फोर्सेस हो गई, एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट
और जितनी भी डिवाइसेस हैं हमारे इर्द गिर्द जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं उन सबको फिजिक्स ही एक्सप्लेन करती है। तो इसीलिए फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में। ये थे आज का लेक्चर जिसमें हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को रीड किया जो कि पास्ट पेपर, आपके मॉडल पेपर और आपकी बुक के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में रिपीट हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से याद कर लेना है। आई होप सो आपकी पेपर में इससे काफी हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी भी बच्चे को क्लास 9 फिजिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन के किसी भी चैप्टर के फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 9 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन समझने हैं और फ्री नोट्स चाहिए तो उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मौजूद है। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जहां से आप अपने शॉर्ट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस फिजिक्स के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं उनकी।